हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम। वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही शानदार रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियोस। सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो एंड अदर। दोस्तों आज है 30 जून। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज UPSC, PCS, EPFO, SSC, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। दोस्तों आज ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है कोंगलोंचू प्रोजेक्ट। और दोस्तों किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया एंड भूटान के बीच में हुआ। क्लियर। इसका जो कैपेसिटी है, और एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और इसकी जो कैपेसिटी है 600 मेगावाट, ठीक है। और जो ये भूटान के कौन से स्टेट में है दोस्तों? एक जगह है जिसका नाम है ट्रांसयांसे स्टेट, ये एक स्टेट है भूटान में। क्लियर। तो यहाँ पर लॉन्च हुआ है, और ये जो है दोस्तों 50-50 ज्वाइंट वेंचर है। किस किस के बीच में? इंडिया एंड भूटान के बीच में है। दिस इज नॉट एज ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो एक ज्वाइंट वेंचर है, और जो इसका टारगेट दोस्तों पूरा करने का 2025 तक है। क्लियर। तो इस प्रोजेक्ट को याद रखना, कोंगलोंचू प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और कैपेसिटी कितनी है? 600 मेगावाट की है। क्लियर। अगला दोस्तों एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है PMFME, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम, ठीक है दोस्तों। ये लॉन्च की है मिनिस्टर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। क्लियर। कल लॉन्च की है एज ए पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इसका पर्पज क्या है दोस्तों? ये 9 लाख स्किल, सेमी स्किल को एम्प्लॉयमेंट देगा, और बेनिफिट 8 लाख यूनिट्स को बेनिफिट देगा, जिसके लिए ट्रेनिंग, बेटर एक्सपोजर और फॉर्मलाइजेशन करेगा। क्लियर। ये ध्यान रखना दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्लियर। और इसका जो टाइम पीरियड है 2020 से 2025 तक का है, और जो आउटले है इसका 10,000 करोड़ से ये स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। और जब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो शेयर रहेगा दोस्तों सेंट्रल स्टेट के बीच में 60 और 40 का शेयर रहेगा, और जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट आ गए जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिमालय स्टेट हो गया, उसमें शेयर रहेगा 9:10 रेशियो का रहेगा, ठीक है। 90% सेंटर, 10% स्टेट। और जो UT ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली हो गया, क्लियर, पौंडुचेरी हो गया, तो ये लेजिस्लेचर होता है इनके साथ। तो इसका जो रेशियो है दोस्तों 60-40 का, 60 सेंटर, 40 UT, और 100% जो सेंटर का रहेगा वो अदर UT के नहीं रहेगा। क्लियर। जो अप्रोच लेके चलेगा दोस्तों ये ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। क्लियर। तो इस अप्रोच के साथ लेकर चलेगा, और ये अप्रोच का पर्पज क्या है दोस्तों? इसका यह कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ले जाएगा और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। क्लियर। और उसको इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिट किया जाएगा। तो ये इसका पर्पज होता है ODOP का। और इसका फोकस जो रहेगा दोस्तों कैपेसिटी बिल्डिंग है, रिसर्च में रहेगा, और कुछ इंस्टीट्यूशन क्या है इसके साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे NIFTEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। क्लियर। तो ये हरियाणा में है, और IIFPT, ये आप इसके फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये तमिलनाडु में। क्लियर। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? तमिलनाडु में, IIFPT। और दूसरा कहाँ पर है? हरियाणा में। क्लियर। और ये स्टेट के साथ में दोस्तों पार्टिसिपेट करके इसको डिप्लॉयमेंट करेंगे, और अप्रोप्रिएट पैकेज क्या होगा, ठीक है, पैकेजिंग क्या होगा, ठीक है, और क्या मशीनरी यूज करनी है। क्लियर। अगला आया दोस्तों न्यूज़ में, काफ़ी अभी 59 मोबाइल ऐप क्या हो गए? बैन हो गए हैं। क्लियर। जिसमें से काफ़ी फेमस है टिकटॉक, शेयरिट, UC ब्राउजर, तो ये सब बैन हो गए दोस्तों। क्या हुआ है कि ये जो है आप प्राइवेसी का काफ़ी हनन कर रहे थे, ठीक है। जितनी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी वो आउटसाइड ऑफ द इंडिया ट्रांसफर कर रहे थे। क्लियर। तो एक सिक्योरिटी का हनन हो रहा था, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी पर्पज से इनको बैन कर दिया गया है। तो कौन से एक्ट के तहत इनको बैन किया गया है? इसका दोस्तों नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्लियर। और कौन से सेक्शन के तहत किया गया है? इसका एक सेक्शन है 69A। क्लियर। तो एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेक्शन है 69A। इसके तहत इसको क्या है? और रूल्स 2009, तो इसके तहत इसको क्या है दोस्तों? बैन किया गया है। जिसका पर्पज क्या है इस एक्ट का? ये रोकता है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है, और डिफेंस ऑफ द इंडिया, सिक्योरिटी, ये सब सिक्योरिटी पर्पज से ये बनाया गया, ठीक है। और इसका जो है दोस्तों ये कब लॉन्च हुआ था? इनेक्ट हुआ था 9 जून 2000 को लॉन्च हुआ था। क्लियर। और इसका मेन पर्पज है दोस्तों साइबर क्राइम को रोकना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जो भी साइबर क्राइम हो रहा है इसको रोकना हुआ। क्लियर।
अगला एक ठीक है, एक फाउंडेशन स्टोन बना किया है, किसका किया है, संस्कृत सद्भाव मंडप। क्लियर। तो ये अभी इसका इस्टेब्लिशमेंट किया दोस्तों कहाँ पर, रामपुर में किया गया। ठीक है, नुमाइश ग्राउंड में। और जो कौन से मिनिस्टर ने किया है, मुख्तार अब्बास नकवी जी ने किया है। क्लियर। और ये 92 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ठीक है, और किसके अंडर में दोस्तों, यह प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक ये ठीक है योजना, इसके अंतर्गत ये बनाया गया। क्लियर। ये कम्युनिटी सेंटर है जिसका मेन पर्पज है सोशियो इकोनॉमिक कल्चर को इम्प्रूव करना थ्रू द एक्टिविटीज, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कोचिंग कराना, रिलीफ एक्टिविटीज। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको। और ये फोकस किसको करेगा, ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को फोकस करेगा। अब देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो ये कॉन्सेंट्रेट कहाँ करता है दोस्तों, ये डेवलपमेंट करता है वहाँ पर जहाँ पर माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरिया हो गया। क्लियर। और कौन सी माइनॉरिटी किस बेस पर लेगा दोस्तों, ये सेंसस जो है 2011 इसके बेस पर माइनॉरिटी को फोकस करेगा। और इसका पहला नाम था मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ठीक है। अगले कैंपस इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है इंडियन ऑयल R&D कैंपस। क्लियर। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये सेक्टर 67 फरीदाबाद में इंडियन ऑयल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किया है। इसका फोकस क्या है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द ऑयल एंड R&D। और इससे पहले भी दोस्तों ये एग्जिस्टिंग, इससे पहले एक वो कैंपस है सेक्टर 13 में फरीदाबाद में, तो इसको एक्सटेंड किया गया, एक नया बनाया गया। ठीक है। तो ये न्यू कैंपस है, उसका मेन डोमेन क्या रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे इंप्रूव किया जाए। क्लियर। ठीक है दोस्तों, और फोकस वही रहेगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डोमेन का फोकस रहेगा। ठीक है। और इनका जो कमिटेड कर रहे हैं कि हरियाणा को क्या बनाने का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब इन द कंट्री। ठीक है। तो ये कमिटेड किया है। अगला है FCI रिपोर्ट। एक FCI रिपोर्ट आई है दोस्तों, ने क्या बोला है कि FCI रिसेंटली हैज 266 LMT मेट्रिक टन राइस है इसके पास, और 550 क्या है, वीट है। और टोटल इसके पास जो है दोस्तों 816 LMT फूड ग्रेन स्टॉक अवेलेबल है। क्लियर। और जो 55 LMT फूड ग्रेन रिक्वायर्ड किसके लिए दोस्तों, एक महीने का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए जो जरूरत पड़ता है उसके लिए कितने चाहिए, 55 LMT। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है ये बता रहे हैं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि FCI आखिर है क्या। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये दोस्तों ये रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना दोस्तों। जैसे बताया था स्टैट्यूटरी बॉडी किसके, किसी एक्ट के तहत आता है। ठीक है, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत आता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है दोस्तों, वो आपका ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के तहत आता है। क्लियर। तो ये किसके अंडर में दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये FCI आता है। और कब सेटअप किया गया था, 1965 में। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों चेन्नई में, और बाद में इसको मूव कर देगा न्यू दिल्ली में। तो अब जो फिलहाल में जो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, पहले कहाँ पर था, चेन्नई में था। और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं दोस्तों, इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑफ द पुअर फार्मर के लिए क्या इंटरेस्ट है इसके लिए। ठीक है, उसके सेफगार्ड का काम करेगा। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए काम करेगा थ्रू आउट द कंट्री, इंश्योर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्लियर। इसके इंश्योर करेगा कि हर इंसान को एक फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेगा। और रेगुलेट द प्राइस को रेगुलेट करेगा। ठीक है दोस्तों, एक रिलेबल प्राइस के लिए। क्लियर। फूड ग्रेन का जो है रिलेबल प्राइस होना चाहिए, इसको रेगुलेट करेगा। अगला आया अभी जितेंद्र हमने बोला है कि इंडिया फर्स्ट जो मिशन है गगनयान, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोविड-19 का। ठीक है। तो अभी क्या हुआ था दोस्तों, जो 4 हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स थे, इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था। कहाँ पर भेजा गया था, रसिया में। तो अभी रुक गया था ये, बाद में क्या है कोविड-19 की वजह से रुक गए थे। ठीक है, अभी इनको दोबारा रिज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, दोबारा जा रहे हैं ये। और जो टारगेट है दोस्तों, ये इनका टारगेट जो है इसको लॉन्च करने का अभी जो है 75 एनिवर्सरी आने वाली है इंडियाज इंडिपेंडेंस 2022 में। ठीक है, तो इससे पहले गगनयान प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का इनका टारगेट है। क्लियर। और देखिए चंद्रयान 3 मिशन का भी टारगेट है अभी नेक्स्ट ईयर में। क्लियर। तो इसको फोकस करेंगे। चलिए देख लेते हैं गगनयान प्रोजेक्ट क्या है। गगनयान इज एन इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। क्रूड का मतलब दोस्तों क्या है, ये ह्यूमन स्पेसिफिक है। ठीक है, ह्यूमन कंडीशन के लिए है ये। ठीक है,
तो और बाकी देख सकते हैं इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, और ये कैरी फॉर किसको कैरी करने के लिए मैं जा रहा, एटलीस्ट 3 पीपल को अभी ये कैरी कर सकता है, क्लियर। और जो लॉन्च हो रहा है दोस्तों, ये जो हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, इसरो का एक है GSLV Mark 3, ध्यान रखना काफ़ी हैवी है ये, ठीक है, काफ़ी हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया जाता है GSLV Mark 3, ध्यान रखना। तो इसके थ्रू लॉन्च हो रहा है, क्लियर। ये दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो था गगनयान काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दिया गया था, 2006 में स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। किस नाम से हुआ था, ऑर्बिटल व्हीकल के नाम से हुआ था। फिर बाद में इसका जो डिजाइन फाइनलाइज हुआ था वो हुआ था 2008 में, क्लियर। बाकी प्रॉब्लम इसकी फंडिंग की प्रॉब्लम थी तो ये रुक गया था। फाइनली अब जो है अनाउंस कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 15 अगस्त 2018 को, ठीक है, लॉन्च के लिए। अगला की स्कीम एक पोर्टल लॉन्च हुई है दोस्तों, PM-SBA निधि पोर्टल लॉन्च। तो ये दोस्तों ये पोर्टल किसने लॉन्च की है, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जो हमारे सेक्रेटरी हैं हाउस एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, क्लियर। लॉन्च द बीटा वर्जन लॉन्च किया है, और क्या नाम है इसका, PM-SBA निधि पोर्टल। तो दोस्तों इसका नाम क्या पूरा है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। PM-SBA मतलब स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, ये पोर्टल लॉन्च किया है। इसके स्कीम के बारे में भी जानेंगे क्या है ये। बाकी जब पोर्टल लॉन्च किया तो ये IT इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा यूजर को, ठीक है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा। और ये पोर्टल जो फैसिलिटेट करेगा दोस्तों किस फंक्शन के लिए करेगा, लोन एप्लीकेशन फ्लो, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, KYC के लिए, ठीक है, और तुम्हारा जो है आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन वाले के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सबको ये इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा। चलिए देख लेते हैं ये स्कीम क्या है, ये PM-SBA निधि स्कीम क्या है। तो दोस्तों अभी फिलहाल में 1 जून को अभी लॉन्च की थी, ठीक है, ये अभी लॉन्च की थी। किसके लिए थी दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की थी। और इसका पर्पस क्या दोस्तों, ये आपको इनको जो है लोन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है जो किसको फायदा पहुंचाएगा, 50 लाख अर्बन एंड रूरल स्ट्रीट वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं तो ये कम से कम 50 लाख अर्बन और रूरल दोनों को फायदा पहुंचाएगा। और क्रेडिट कितना दे सकते हैं दोस्तों लोन इसके थ्रू, 10,000 का लोन दे सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर को। और जो 1 साल के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, क्लियर। और जो स्कीम है दोस्तों 2022 तक की है, क्लियर। तो ध्यान रखना PM-SBA निधि मतलब प्रधानमंत्री वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, और किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए। और कितना क्रेडिट कराएगा लोन, 10,000, क्लियर। हाँ, एक वर्ड अभी न्यूज में था जिसको पॉलीऑक्सो मिलेट्स और फोस्फोमोलिब्डेट क्लस्टर, ये क्या है दोस्तों अभी देखते हैं। अभी फिलहाल में साइंटिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी INST जो मोहाली में है, क्लियर, उन्होंने क्या बोला है, अभी एक प्रोडक्ट सिंथेसाइज किया है, ठीक है, किसको मिलाकर, ऑर्गेनिक के सब्सटेंस हैं, कुछ ऑर्गेनिक के कुछ इनऑर्गेनिक, दोनों को हाइब्रिड करके एक क्या बनाया दोस्तों, प्रोडक्ट बनाया जो किसके लिए फायदा करेगा, जो आपका किसको रोकेगा, ब्रेस्ट, लंग और लीवर के कैंसर को रोकेगा, क्लियर। तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है दोस्तों, वो कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है आपका फोस्फोमोलिब्डेट क्लस्टर, ये वाला क्लस्टर, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड बनाया गया सिंथेसाइज करके, क्लियर। और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और ये एसिड है, किससे लिया गया, ये फोस्फोमोलिब्डिक एसिड से लिया गया। और किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये आपकी इसकी फैमिली है दोस्तों, इसका नाम है पॉलीऑक्सोमिलेट्स, ठीक है, POM जो ये वाला है, पॉलीऑक्सोमिलेट्स, ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, पॉलीऑक्सोमिलेट्स, ठीक है। तो ये हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाया गया है, क्लियर। हाँ, तो इसका काम क्या है, कंपाउंड क्या है, ये किल करेगा दोस्तों, कैंसर सेल को किल करेगा, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं जब इसकी बात आ गई है INST क्या है जो मोहाली में है, क्लियर, इंडियन ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली में। तो ये दोस्तों ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, किसके अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। और रजिस्ट्रेशन किसके साथ है दोस्तों, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, याद रखना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अंडर में है ये, क्लियर, रजिस्टर्ड है। और इसका पर्पज क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इसका पर्पज है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, क्लियर। और ये कब कब ऑपरेशन में आया था, ये स्टेब्लिश हुआ था 3 जून 2013 को स्टेब्लिश हुआ था, क्लियर। अभी एक GNP न्यूज में क्या है, ये GNP पढ़ते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा साइक्लोटोरेंट क्या है, ये अंटार्कटिका बैक्टीरिया देखते हैं।
अभी फिलहाल में नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये दोस्तों NCPOR, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी करेंगे, ये है क्या, और गोवा ने मिलकर, गोवा यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों एक सिंथेसाइज किया है सक्सेसफुल, क्या किया है, GNP, जिसकी फुल फॉर्म है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये सिंथेसाइज किया है। किसका यूज करके किया दोस्तों, यूज किया है इन्होंने साइक्रो टॉलरेंट, ये अंटार्कटिका बैक्टीरिया, एक अंटार्कटिका में बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका यूज करके इन्होंने एक GNP बनाया, मतलब गोल्ड नैनो पार्टिकल। ठीक है, और दोस्तों किसको कंट्रोल करने के लिए, ये कंट्रोल करेगा तुम्हारा इन्वायरमेंट को। क्लियर, इसका साइज क्या है, 20 to 30 नैनोमीटर साइज, स्फेरिकल साइज है GNP का, और ये इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। क्लियर, GNP यूज एज ए कंपोजिट थेराप्यूटिक एजेंट है। क्लियर, और देखिए GNP का क्या काम है दोस्तों, जो आपका इसका काम है ये रोकना सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है। क्लियर, जो हमारे काफ़ी सल्फेट, काफ़ी तुम्हारा, ठीक है, एयर में काफ़ी पोल्यूटेड सब्सटेंस है, तो इसको रिड्यूस करने का काम है किसका, सल्फेट का। तो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, ध्यान रखना क्या है GNP, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है। और ये जो आपका दोस्तों किसकी ग्रोथ को रोकता है, ये इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द SRB, SRB का मतलब दोस्तों है सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो इसको रोकता है ये, और अटैक करता है दोस्तों इसके DNA पर। ठीक है, DNA पर, ये देखिए इसके पिक्चर है, ये आपका तुम्हारा है साइक्रो टॉलरेंट बैक्टीरिया, ये तुम्हारे अंटार्कटिका लेक से पाया जाता है, ये यहाँ से पाया जाता है, और इसके साथ में मिला के GNP बना दिया इसको। ठीक है, गोल्ड नैनो पार्टिकल, इसको मिला के तो सीधा किस पर टारगेट करेगा दोस्तों, ये आपका है तुम्हारा सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, इसके DNA पे अटैक करेगा। क्लियर, तो ये एक, ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। क्लियर, अगला देखिए, हाँ, जो हमने पढ़ा था कि NCPOR क्या है, पहले भी डिस्कस है, एक बार और नजर मार लेते हैं। ये आपका इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च। ठीक है, और पहले इसका नाम क्या दोस्तों, मैंने बताया था NCAOR। ठीक है, RP की जगह क्या होगा, A हो गया, मतलब नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक था पहले। ठीक है, ओशनिक रिसर्च। क्लियर, तो ये किसका काम क्या है, इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम है, और ये सिचुएटेड कहाँ दोस्तों, गोवा में है। क्लियर, और किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ द ओशियन डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री है अर्थ साइंस। क्लियर, तो हमारा एक अंटार्कटिका में कुछ हमारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया के, किस नाम से, भारतीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारतीय मैत्री, और जो NCPOR स्टेब्लिश हुआ था 25 में 1998 को हुआ दोस्तों। और इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, फाउंडर थे डॉक्टर प्रेमचंद्र पांडे थे, और जो प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं M रविचंद्रन है। क्लियर, चलिए अगला दोस्तों एक न्यूज़ में है कि अभी जो है DCG अभी ट्रायल के लिए, ह्यूमन ट्रायल के लिए एक वैक्सीन लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। क्लियर, तो ये आपका क्या है दोस्तों, DCG क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो इन्होंने अभी परमिशन दे दी है कि ह्यूमन पे ट्रायल कर दिया जाए, किसका, कोवैक्सीन का। क्लियर, और ये फर्स्ट वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। क्लियर, तो अभी लॉन्च में आने, ये जुलाई में लॉन्च होने वाली है, और किसने लॉन्च किया दोस्तों वैक्सीन, ये भारत बायोटेक ने, जो हैदराबाद में है। क्लियर, और किसके कोलैबोरेशन से की है, ICMR। क्लियर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो इसके कोलैबोरेशन से इसने लॉन्च की है। क्लियर, चलिए देख लेते हैं आखिर DCGI क्या है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज ए डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके डिपार्टमेंट के अंडर में, और ये क्या करता है दोस्तों, काम है लाइसेंस अप्रूव कराता है। जैसे कोई वैक्सीन आ गई, कोई ड्रग या ब्लड, ठीक है, ब्लड प्रोडक्ट आ गया, कोई IV फ्लूइड आ गया, वैक्सीन आ गई। ठीक है, तो इसके लिए जो भी है, कोई भी नया डेवलपमेंट हुआ तो उसको लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। और ये जो आपका DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसके अंडर में आता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। क्लियर, चलिए जब उसके बात हो गई है, ICMR के बारे में जान लेते हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे कि कौन सी बॉडी है ये। क्लियर, तो ये अपेक्स बॉडी फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ठीक है, बायोमेडिकल रिसर्च की बॉडी है ये। और दोस्तों ध्यान रखना, इट इज़ ए वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड में। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बॉडी है। और ये दोस्तों किसके अंडर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ रिसर्च, और मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर, तो ये कब लॉन्च हुई थी दोस्तों, कब फॉर्म्ड हुई थी, 1911 में फॉर्म्ड हुई थी, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। क्लियर, तो ये आपकी हो गई ICMR। ठीक है, ये इसका लोगो है।
हाँ, एक और जिक्र आता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, काफ़ी न्यूज़ में रहती है, ठीक है, और ध्यान रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि कहाँ पर स्टेब्लिश है, पुणे महाराष्ट्र में, क्लियर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है दोस्तों, पुणे और महाराष्ट्र में, और एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, क्लियर। किसका करता है, ट्रांजिशनल साइंस सेल, पार्ट ऑफ द इंडियन काउंसिल, और ये किसका पार्ट है दोस्तों, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका कुछ पार्ट है ये। और पहले जो जाना जाता था दोस्तों ये वायरस रिसर्च सेंटर, ठीक है, वायरस रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था। बाद में क्या हुआ, ठीक है, और ये कहाँ पर था, ये 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, जो वायरस इस नाम से जाना जाता है वायरस रिसर्च सेंटर, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का था, वायरस रिसर्च सेंटर। तो ये पुणे में 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था, क्लियर। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी 1978 में। तो 1978 में तो इसका नाम चेंज किया गया था, क्लियर, किससे, वायरल रिसर्च सेंटर से इसका नाम कर दिया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कब क्या था, 1978 में, मगर जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था, क्लियर। चलिए दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नीचे जो वीडियो है उसके नीचे देखना, ठीक है, इसकी लिंक दी होगी, तो यहाँ से आप क्या है फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ अपने इस रिवीजन के लिए इसको क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का बटन है, वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।